हेलो बडीज। सफल बैच 2.0 में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हुई है, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में आपने 4 चैप्टर्स पढ़े। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 आपने पढ़ा प्लांट किंगडम, और जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड यूनिट की शुरुआत आज से कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 11 में बेटा हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं। आज से हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। ये यूनिट है नंबर 2। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया वैसे हम लोग पढ़ते हुए हल्के हल्के चलते रहेंगे ऐसे ही। अब इस यूनिट नंबर 2 में अगर हम देखें तो आपके नीट में बेटा करीब 8 से लेकर 12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। छोटी सी यूनिट है, 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 5 है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स। चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब देखिए, इस यूनिट में बहुत ज्यादा चेंजेस एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस में। नई एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिसिंग हैं जो आपके नीट के सिलेबस में है। जैसे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इस चैप्टर में बेटा रूट स्टेम लीफ के मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए, लेकिन वो नीट के सिलेबस में है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं कि 5 फैमिलीज को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, ग्रेमिनी एंड लेगुमिनोसी। अब वो फैमिलीज न्यू एनसीईआरटी में नहीं लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो हम उनको पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एनसीईआरटी ने टिश्यू का टॉपिक ही डिलीट कर दिया, जबकि नीट के सिलेबस में टिश्यू है तो हम उसको भी पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में एनसीईआरटी ने कॉकरोच का, अर्थवर्म का, एनिमल टिश्यू का टॉपिक डिलीट कर दिया, केवल न्यू एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया हुआ है। लेकिन सिलेबस में कॉकरोच भी है, सिलेबस में एनिमल टिश्यू भी है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर नई एनसीईआरटी के हिसाब से हम सारी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पुराने एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी को मिला के मैं पढ़ाऊंगा, और जितना सिलेबस मैं आपको बताऊंगा उतना आपको कम से कम कवर करना है। उससे कम या ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा कि हर यूनिट में एक साइंटिस्ट की डिटेल आपको शुरुआत में दी गई है। जैसे हमने यूनिट 1 को पढ़ना शुरू किया तो यूनिट 1 में सबसे पहले आपने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, अर्नेस्ट मायर के बारे में। वैसे यहां पर जब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर यूनिट 2 में हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कैथरीन इसाऊ, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट 2 में सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं साइंटिस्ट के बारे में। और जो साइंटिस्ट यहां पर आपको दी गई है इनका नाम है कैथरीन इसाऊ। कैथरीन इसाऊ। कैथरीन इसाऊ, इनका जन्म हुआ 1898 में और डेथ हुई 1997 में। यानी 99 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई थी। 99 ईयर तक ये जिंदा रही थी, और अगर आप अर्नेस्ट मायर को याद करिए तो 100 साल तक जिंदा रहे थे। उनका जन्म हुआ था 1904 में और डेथ हुई थी 2004 में। कैथरीन इसाऊ का जन्म 1898 में हुआ और डेथ हुई 1997 में। अब जो कैथरीन इसाऊ है बेटा, इनका जन्म हुआ था यूक्रेन में, बॉर्न इन यूक्रेन। बॉर्न इन यूक्रेन। अब इस समय तो आप जानते हैं बेटा यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है रसिया के साथ लड़ाई में। तो यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था 1898 में, और इन्होंने रसिया में और जर्मनी में अपनी पढ़ाई की। रसिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, रसिया में इन्होंने पढ़ाई की। तो ईसाऊ
स्टडीड एग्रीकल्चर, इन्होंने खेती के बारे में पढ़ाई की, एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर इन रसिया, जिसे आप रूस कहते हैं, रसिया एंड जर्मनी, रसिया एंड जर्मनी में इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में पढ़ाई की। और इन्होंने अपना जो पीएचडी हो 1931 में कंप्लीट किया। ऑब्टेन्ड पीएचडी, पीएचडी आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं डॉक्टरेट ऑब्टेन पीएचडी इन 1931 फ्रॉम यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो देखिए पैदा हुई कहां पर, यूक्रेन में, अपनी पढ़ाई की एग्रीकल्चर में रसिया और जर्मनी में, और यूनाइटेड स्टेट्स से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की, डॉक्टरेट इन्होंने ऑब्टेन किया, रिसीव किया। अब कैथरीन एसाउ ने ये पता लगाया, जब इन्होंने रिसर्च किया तो अपने रिसर्च से इन्होंने पता लगाया कि एक वायरस होता है जिसे कहते हैं करली टॉप वायरस, करली टॉप वायरस। आपको पता होगा चैप्टर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता तो उसका एक सिम्टम होता है लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, मोजैक फॉर्मेशन, स्टंटेड ग्रोथ, याद आ रहा है, ड्वार्फिंग, है ना, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ये सिम्टम मैंने आपको बताए थे। तो जो करली टॉप वायरस है, नाम से पता चल रहा है कि भैया ये अगर किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उसमें कर्लिंग कॉज कर देगा, करली टॉप वायरस। तो कैथरीन एसाउ ने पता लगाया कि जो करली टॉप वायरस है, दिस स्प्रेड, दिस वायरस स्प्रेड, ये फैलता है थ्रू अ प्लांट, थ्रू अ प्लांट, मतलब प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे फैलता है, तो प्लांट वाया फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू फैलता है। और फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अब इस फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में हम लोग चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। जाइलम जो होता है बेटा वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो कैथरीन एसाउ ने पता लगाया कि जो करली टॉप वायरस है वो फ्लोएम के द्वारा फैलता है, यानी फूड कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा ये फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके नीट के एग्जाम के लिए। अब इन्होंने 2 किताबें लिखी जो आपको याद करनी है, ठीक है। एक किताब का नाम है बेटा प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, मतलब ये जो कैथरीन एसाउ है इनका रिलेशन बेटा एनाटॉमी से है। प्लांट एनाटॉमी नाम की बुक को पब्लिश किया गया 1954 में। 1954 में दूसरी जो किताब है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। और ये जो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट है बेटा ये पब्लिश की गई 1960 में। सीड प्लांट किसे कहते हैं, सीड प्लांट बेटा दो हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को कैथरीन एसाउ के द्वारा 1960 में पब्लिश किया गया। और ये जो किताब है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, इसे माना जाता है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेबस्टर मतलब इनॉर्मस नॉलेज, बहुत सारी जानकारी इसके अंदर है। दिस इज वेबस्टर ऑफ प्लांट एनाटॉमी या प्लांट बायोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इसमें प्लांट की बहुत सारी जानकारी, इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जैसे आप विकिपीडिया जानते हैं ना, विकिपीडिया पे कोई भी जानकारी मिल जाती है, वैसे ही ये भी इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपेडिक, मतलब ये एनाटॉमी का विकिपीडिया मान लीजिए आप। तो 2 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई, ईयर आपको ध्यान रखना है,
plant anatomy was published in the year 1954 and anatomy of seed plant was written and published by Catherine Isau in the year 1960. That is referred to as Webster of Plant Biology and it is encyclopedic. मतलब ये encyclopedia आप इसे मान सकते हैं, encyclopedic. ठीक है. अब 1957 में इनको इलेक्ट किया गया. ठीक है. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इलेक्शन इन्होंने लड़ा और जीत गई. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए इनको इलेक्ट किया गया और ये ऑनर रिसीव करने वाली ये 6th वुमेन थी. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए इलेक्ट होने वाली 6th वुमेन थी. 6th वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर. इस सम्मान को पाने वाली, इस सम्मान को रिसीव करने वाली ये 6th वुमेन थी. दिस ऑनर. तो 1957 का ये भी एक सवाल हो सकता है. ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं जनरली बच्चा पढ़ते समय इस बात को ध्यान देता नहीं है, लेकिन जब आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा. इसके अलावा 1989 इनको दिया गया एक और पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित, नेशनल मेडल ऑफ साइंसेस. नेशनल मेडल उधर क्या था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए इनको इलेक्ट किया गया और इधर आपने देखा नेशनल मेडल ऑफ साइंस. नेशनल मेडल ऑफ साइंस ये इनको एक मेडल दिया गया, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये 1989 में इनको दिया गया उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉर्ज बुश के द्वारा. जॉर्ज बुश. तो जॉर्ज बुश के द्वारा 1899 में कैथरीन इसाऊ को नेशनल मेडल ऑफ साइंस नाम का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया. 1997 में इनकी डेथ हो गई. 1997 में इनकी डेथ हुई और 1997 में जब इनकी डेथ हुई उस समय एक साइंटिस्ट है पीटर रोवेन. ये क्या थे बेटा, ये थे डायरेक्टर ऑफ मिसूरी बॉटनिकल गार्डन. जैसे हमारे देश में कई सारे बॉटनिकल गार्डन है ना, जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैसे ही अमेरिका में है मिसूरी बॉटनिकल गार्डन. तो डायरेक्टर वहां के थे पीटर रोवेन, मिसूरी बॉटनिकल गार्डन इसके डायरेक्टर थे. जब 1997 में कैथरीन इसाऊ की डेथ हुई तो इन्होंने याद किया, इन्होंने रिमेंबर किया और बताया कि इन्होंने क्या कहा पीटर रोवेन में, इन्होंने कहा कि इसाऊ absolutely dominated the field of. इन्होंने कहा कि 99 ईयर की एज में भी ये प्लांट बायोलॉजी की फील्ड में काफी डोमिनेटेड थी. प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99. मतलब 99 ईयर की एज में भी ये प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में काफी ज्यादा डोमिनेटेड थी. इनका काफी प्रभाव था प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में. और अब सवाल जो एग्जाम में पूछा गया इनसे रिलेटेड, सवाल यही पूछा गया था कि कैथरीन इसाऊ का रिलेशन किस फील्ड से है. तो मेनली इनका जो रिलेशन है बेटा वो बायोलॉजी में एनाटॉमी से है.
और अभी चैप्टर 6 आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जितनी बातें मैंने आपको कैथरीन इसाऊ के बारे में बताई हैं बेटा, इतनी बातें कम से कम आपको याद करनी है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक, यहां से अपना यूनिट 2 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बड़ा चैप्टर है बेटा, काफी ज्यादा टॉपिक है। एंड दिस चैप्टर इज द मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट बेटा कहते हैं एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म, आप देखिए तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम जब आपने पढ़ा तो वहां पर एंजियोस्पर्म बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाया गया, क्योंकि मैंने कहा था डिटेल इसकी आगे पढ़नी। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं भैया, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी पढ़नी है। अब मार्फोलॉजी का मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा, मार्फोलॉजी क्या है ये? दिस इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल। कोई भी हो सकता है बेटा। जैसे एक आम का पेड़ आपने देखा तो आम के पेड़ में पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। अब पत्तियों का कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है उनका, इन सब की स्टडी, नंबर कितना है, कितनी ब्रांचेस निकली हैं, रूट कैसी है, ये सब जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम, उनकी स्टडी कहते हैं मार्फोलॉजी। तो दिस इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक शेप, साइज, कलर, नंबर, फॉर्म, एक्सेट्रा। तो किसी भी प्लांट या एनिमल के शेप, साइज, कलर, नंबर, फॉर्म की एक्सटर्नल स्टडी को ही हम लोग मार्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। चैप्टर 6 होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और एनाटॉमी में इन जानवरों को, इन प्लांट को हम इंटरनली देखेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी की बेटा अगर हम बात करते तो मार्फोलॉजी में हमारे पास टोटल 9 टॉपिक एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, जो यहां शुरुआत में मैंने आपको दे भी रखे हैं, देख लीजिए आप। रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। फिर उसके बाद सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर हम प्लांट को पढ़ने का तरीका सीखेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं। तो ये पूरे 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और करीब करीब 9 से 10 लेक्चर यहां पर टोटल इस चैप्टर में आपको लगने भी हैं। तो आज के इस लेक्चर में डिटेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। रूट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है बेटा, यहाँ पर ये मान लीजिए सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल जो है बेटा, सॉइल के नीचे यहाँ पर रूट होगी इस प्लांट की, है ना, ऐसे रूट पाई जाएगी। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर बेटा लीफ प्रेजेंट होंगे, है ना, ये स्टेम मान लेते हैं, है ना, ये स्टेम हो गया। इस स्टेम के ऊपर नोड पाए जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये नोड हो गए। नोड उस पार्ट को कहते हैं बेटा जहां से लीफ एराइज करती है, जहां से लीफ निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। दिस इज द नोड। और दो नोड के बीच में जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड। इंटर नोड। जो नोड है बेटा, यहां से नोड से पत्तियां निकलती हैं, ऐसे लीव्स, ये पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इन पत्तियों के साइड से यहां पर बेटा बड पाई जाती है, ऐसे, है ना, ये यहां पर इस तरीके से बड प्रेजेंट होंगी। दिस इज द बड। और ये जो बड है, जिसको आप कली कहते हैं, यही कली
कभी फूल में बदल जाएगी, है ना। ये फ्लावर यहां पर बन गया, और यही जो फ्लावर है आगे चल के इस फ्लावर से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर फ्रूट और सीड भी लगे होंगे। तो आप देख लीजिए बेटा, नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, ये लीफ आपको दिखाई दे रही है, लीफ हो गई। ये स्टेम आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर नोड, इंटर नोड, लीफ, बड, फ्लावर सब लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहीं से फल वल भी निकले होंगे, है ना। ये जो फ्रूट एंड सीड यहां पर पाए जाएंगे। अब यहां पर बेटा जो हिस्सा सॉइल के अंदर है, जितना हिस्सा सॉइल के अंदर है, इससे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जितना हिस्सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का मिट्टी के अंदर है, उसे हम रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जो हिस्सा मिट्टी के ऊपर है उसे हम लोग सूट सिस्टम कहते हैं। सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम में बेटा रूट के अलावा बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। यानी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेनली दो पार्ट हो गए, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट आ जाएगी और सूट सिस्टम में बाकी सारे पार्ट जो नाम आप जानते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, नोड, इंटरनोड, बड, ब्रांचेस, सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी बेटा? सूट सिस्टम के अंदर। तो द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम एंड पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड सूट सिस्टम। ये भी मैं लिख देता हूं यहां पर। दिस इज पार्ट अबव द ग्राउंड, पार्ट अबव ग्राउंड, पार्ट अबव ग्राउंड। और ये जो रूट सिस्टम है बेटा, रूट सिस्टम इज अंडरग्राउंड पार्ट। ये हिस्सा मिट्टी के अंदर जनरली होता है, अंडरग्राउंड पार्ट। तो ये तो टर्म चूंकि रूट और सूट बार बार आता रहेगा, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि सूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। रूट के अलावा एक प्लांट के जो भी हिस्से होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सूट सिस्टम कहेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब जब मैं प्लांट बोलूंगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए भैया फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही, अंडरस्टूड रहेगा। मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। मैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की बात नहीं करूंगा, और करूंगा तो बताऊंगा आपको स्पेशली। जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्लांट में ये है, प्लांट में वो है, तो आप समझोगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात हो रही, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों यहां पर प्लांट का जो मतलब है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट से होगा, फूल वाले पौधों से, पुष्पी पौधों से, क्योंकि यहां पर पुष्प पाए जाएंगे। अब सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 5.1। 5 is the chapter number and 1 is the topic number. And this 5.1 topic is root. रूट यानी हम जड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रूट का मतलब क्या होता है? जड़, मूल। अब रूट की अगर बात करें बेटा, तो रूट कैसे डेवलप होती है? तो आपने देखा, जैसे मान लो सरसों का पेड़ है, तो सरसों का पेड़ कैसे उगेगा? जब हम सीड को मिट्टी में बोएंगे। या आम का पेड़ आपने देखा, सीड को हमने मिट्टी में बो दिया और आम का पेड़ डेवलप हो गया। गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, इन सभी प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम सीड को बोते हैं। तो चलिए सीड को बो दिया हमने। ये मान लीजिए सॉयल है और यहां पर हमने सीड को बो दिया। ये मान लेते हैं सीड। ठीक, दिस इज द सीड। अब आगे चल के इसी चैप्टर में सीड का टॉपिक भी आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि जो सीड होते हैं बेटा, उनके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो पाया जाता है। तो ये सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है। दिस इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो होता है बेटा, उसके दो पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है बेटा, और ये जो अपर पार्ट होता है, इस अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं रेडिकल।
रेडिकल। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं बेटा, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। जब इस सीड को मिट्टी में बोया जाता है बेटा, तो जो प्लूम्यूल होता है, जो प्लूम्यूल होता है, इस प्लूम्यूल से ये प्लूम्यूल आगे ग्रो करता है, ऐसे है ना, ये प्लूम्यूल इस तरीके से ग्रो करेगा और इसके ग्रो करने से, प्लूम्यूल के ग्रो करने से स्टेम का फॉर्मेशन होगा। प्लूम्यूल के ग्रो करने से स्टेम का फॉर्मेशन होगा और ये जो रेडिकल है बेटा, रेडिकल ग्रो करेगा मिट्टी के अंदर ग्रेविटी की तरफ। ये जो प्लूम्यूल है ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगा लाइट की तरफ। तो रेडिकल जब ग्रोथ करेगा बेटा, तो इससे रूट का फॉर्मेशन होगा, इससे रूट डेवलप होगी। तो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं। यानी एम्ब्रियो में जो रेडिकल है उससे रूट का फॉर्मेशन होता है और जो प्लूम्यूल है उससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि रूट कैसे बनती है और स्टेम कैसे बनता है। अब हम लोग चलते हैं रूट के टॉपिक में, डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम पढ़ रहे हैं और एंजियोस्पर्म में आपको बताया गया था कितने क्लास हैं? एंजियोस्पर्म में कितने क्लास बताए गए थे? दो, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। तो ज्यादातर डाइकॉट प्लांट की अगर हम बात करें, अगर हम ज्यादातर डाइकॉट प्लांट की बात करें तो वहां पर क्या होने वाला है, ठीक है। डाइकॉट प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो देखो वहां क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर मस्टर्ड, सरसों की बात करते हैं, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में क्या होगा बेटा, देखो मान लेते हैं ये सॉइल है, मान लेते हैं ये सॉइल है और सॉइल के अंदर जब सीड को बोया गया, सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का दाना जब बोया गया बेटा मिट्टी के अंदर, सरसों का दाना जब बोया गया इस तरीके से, तो यहां पर ये प्लूम्यूल मान लेते हैं, ये रेडिकल मान लेते हैं। प्लूम्यूल से तो स्टेम बन जाएगा, स्टेम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी रेडिकल की बात करते हैं। कि जो रेडिकल है बेटा, रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट हो गया और रेडिकल के डायरेक्टली इलोंगेट होने से, बड़े होने से, रेडिकल सीधे लंबा हो गया मिट्टी के अंदर और इसके लंबे होने से बेटा जो रूट बनी उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट के नाम से इसको जानते हैं। अब जो प्राइमरी रूट है बेटा, इससे ब्रांचेस निकली ऐसे। प्राइमरी रूट कैसे बनी? रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से। फिर जो प्राइमरी रूट है उनकी और ब्रांचेस बनी, इनको कहते हैं सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट है बेटा, इनसे फिर से ब्रांचेस निकली ऐसे, है ना, इनसे ऐसे फिर से ब्रांचेस निकली। ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं टर्शरी रूट, टर्शरी रूट्स। और ये जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट है बेटा, इनको एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स, लेटरल रूट। प्राइमरी रूट रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है और प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होती है सेकेंडरी टर्सरी, उनको लेटरल रूट कहते हैं। और ये जो लेटरल रूट हैं उनको प्राइमरी रूट के साथ मिला के हम लोग इस पूरे सिस्टम को, यानी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट आप कह लो, तो बेटा ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट को मिला के हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइमरी रूट और इसकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइमरी रूट एंड लेटरल रूट टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। और टैप रूट सिस्टम किसका कैरेक्टर है? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, इनमें पाया जाएगा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम कौन बना रहा है? प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। प्राइमरी रूट और इसकी जो ब्रांचेस हैं, इनकी ब्रांचेस को आप चाहे तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कह सकते हैं और चाहे तो इनकी ब्रांचेस को सिंपली आप लेटरल रूट्स भी
कह सकते हैं। तो ज्यादातर डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। और क्या आपको याद आ रहा है कि टैप रूट सिस्टम और कहां पे आपको पढ़ाया गया था? याद करिए जरा। टैप रूट सिस्टम और कहीं पर आपको याद आ रहा है? याद आना चाहिए वैसे। जिम्नोस्पर्म चैप्टर 3, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम आपको बताया गया था। अब आते हैं मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट प्लांट की अगर बात करते हैं बेटा, मोनोकॉट्स, मोनोकॉट में एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं यहां पर वीट के बारे में, गेहूं, ठीक है, वीट प्लांट। अब वीट में क्या होता है जरा देखिएगा, ये सॉइल है यहां पर, और हमने गेहूं को जब मिट्टी में बोया बेटा, तो गेहूं को बोने से इसका जो रेडिकल है, रेडिकल के इलोंगेशन से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द प्राइमरी रूट। और ये जो प्राइमरी रूट है बेटा, दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। कुछ समय के बाद इस प्राइमरी रूट की डेथ हो गई, ठीक है। दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव कुछ समय के लिए थी, बाद में ये नष्ट हो गई। अब जब प्राइमरी रूट बेटा नष्ट हो गई तो क्या हुआ? अच्छा, ये ऊपर आपको प्लिम्यूल दिखाई दे रहा है। प्लिम्यूल ने क्या बनाया होगा? स्टेम का फॉर्मेशन किया होगा। तो देखिए, जब प्राइमरी रूट नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सॉइल है ना, जो प्लिम्यूल है उसने स्टेम को बना ही दिया होगा। प्लिम्यूल ने ऐसे स्टेम को बना दिया है ना, दिस इज द स्टेम, स्टेम। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर नीचे की तरफ रेडिकल से प्राइमरी रूट बनी थी जो कि नष्ट हो गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ स्टेम, दिस इज बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम। और ये जो बेस ऑफ स्टेम है बेटा, इस बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारी रूट ऐसे निकल रही इस तरीके से। बेस ऑफ स्टेम से जो रूट निकल रही इनको एक साथ मिला के कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम किसका कैरेक्टर है? मोनोकॉट्स का। मोनोकॉट में बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रूट है बेटा, वो बेस ऑफ स्टेम से एराइज करती हैं, बेस ऑफ स्टेम से लार्ज नंबर में रूट एराइज करती हैं, जो एक साथ मिला के फाइब्रस रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ज्यादातर डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम है, और मोनोकॉट में बात करें तो यहां पर फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाएगा। तीसरी रूट हम लोग जानते हैं जरा, यहां पर तीसरी रूट जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। पहली कौन सी? टैप रूट, दूसरी फाइब्रस रूट, तीसरी है एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट किसे कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है अगर रूट रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल आए तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे आपने दूब घास देखी, तो दूब घास जो होती बेटा, दूब घास में नोड से रूट निकल आती हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा, बरगद में जो मोटे मोटे स्टेम होते हैं उनसे रूट निकल आती हैं। तो अगर रूट रेडिकल के अलावा कहीं से भी एराइज हो रही तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। तो एडवेंटिशियस रूट का मतलब है रूट्स arise from part of plant other than radical, रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकल आए, स्टेम से निकल आए, लीफ से निकल आए, नोड से निकल आए, कहीं से भी रूट निकल आए, उसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रास,
घास में ऐसा होगा, मॉन्स्टेरा नाम के प्लांट में होगा, मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा बेटा साइंटिफिक नेम है, और बानियन जिसे आप बरगद के नाम से जानते हैं, बानियन ट्री, बानियन। तो ग्रास, मॉन्स्टेरा और बानियन के पेड़ में क्या होता है कि जो रूट होती है वो रेडिकल के अलावा प्लांट के दूसरे हिस्सों से निकल आती है। ग्रास और बानियन तो आपने देखा है, इनमें जो रूट है बेटा वो स्टेम में नोड से निकल आती है, और इसीलिए इन्हें एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो तीन तरह की रूट हो गई बेटा, टैप रूट सिस्टम डाइकॉट में ज्यादातर, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट में जैसे वीट आपने पढ़ा, और एडवेंटिशियस रूट ग्रास, मॉन्स्टेरा, पानियन। जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया उतना ही पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो उससे ज्यादा मत याद करने की कोशिश करिएगा और ना ही कम। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है, या कह लें भैया मेन फंक्शन, क्योंकि काम तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के मेन क्या क्या काम है देखो। नंबर 1, पहला काम है बेटा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। भैया पेड़ मिट्टी में लगा हुआ है, तो रूट जो है ना वो मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और स्टेम और लीफ तक पहुंचाने का काम करती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, ये एक काम हो गया। दूसरा, एंकरेज प्रोवाइड करना, एंकरेज, एंकरेज का मतलब अटैचमेंट भी समझ सकते हो। भैया मान लो मैंगो का पेड़ है और उसकी रूट को आप काट दो, तो क्या ये आम का पेड़ खड़ा रह पाएगा? नहीं, तुरंत गिर जाएगा। रूट आप उखाड़ दोगे तो प्लांट ही गिर जाएगा। तो रूट प्लांट को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करता है ताकि पेड़ आसानी से हवा चले, आंधी चले, उसमें खड़ा रहे। इस काम को करने के लिए ब्रायोफाइट के पास राइजोइड थे, एल्गी में होल्डफास्ट नाम के स्ट्रक्चर आपने पढ़े, और टेरिडोजिम्नो एनजीओ के पास रूट हैं जो एंकरेज का काम करती हैं। इसके अलावा स्टोरेज, कई सारे प्लांट में जो रूट है वो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं कई सारे रूट, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, है ना। तो ये रूट है जो आप खाते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर है। एंड नंबर 4 इज द सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिन्हें आप पीजीआर कहते हैं या फिर इन्हें आप प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो प्लांट हार्मोन है बेटा ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, ये चैप्टर 13 में आपको पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 5 प्लांट हार्मोन आपके सिलेबस में है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड एबीए। तो इन हार्मोन का जो सिंथेसिस है ये भी रूट के द्वारा कई सारे हार्मोन सिंथेसाइज किए जाते हैं। 4 काम हो गए। बाबा का फंडा लगा दो तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या फंडा लगाओगे? आसान है, A2S2, A2S2, ये बाबा का फंडा, मैंने ऐसे याद कर रखा है A2S2 से। तो A2 का मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज, और S2 का मतलब स्टोरेज एंड सिंथेसिस। बोलो ज्ञान बाबा की जय। तो इससे आपको मेन मेन फंक्शन यहां पर याद हो गए। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन मेन फंक्शन यहां पर आपको पता चल गया। जैसे अब लेगुमिनस प्लांट में आप चले जाओ तो वहां पर लेगुमिनस प्लांट की रूट में राइजोबियम रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। और बहुत सारे काम, सपोर्ट देने का काम, रेस्पिरेशन करने का काम, और भी आगे जब मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने रूट के टाइप पढ़ लिए,
रूट के फंक्शन को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ द रूट। दिस इज टॉपिक 5.1.1। 5 is the chapter number, 1 is the topic root, and 1 is subtopic reasons of the root. Reasons of the root. रूट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, एक डायग्राम से हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले रूट का। ये मान लीजिए सॉइल है, यहां पर बेटा है ना, ये सॉइल है, और यहां पर ये रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से रूट का फॉर्मेशन हो गया, ये रूट बन गई। मतलब ये प्राइमरी रूट एक्चुअली आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये रूट यहां पर आपको मिल गई। अब इस रूट में बेटा ये जहां से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, स्टेम हो जाएगा, है ना, और नीचे की तरफ रूट ग्रो करेगी। तो इस पार्ट को हम, जहां से ऊपर स्टेम ग्रो करेगा और नीचे से रूट, नीचे की तरफ रूट ग्रो करेगी, इस पार्ट को हम मानेंगे बेस। दिस इज कॉल्ड बेस। और ये जो सबसे आखिरी हिस्सा है बेटा, इसको हम मानेंगे अपेक्स। जहां से रूट ग्रो करती है वो बेस हो जाएगा, और आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, आखिरी हिस्सा अपेक्स कहलाएगा। अच्छा, अब जो अपेक्स होता है बेटा वो बहुत ही टेंडर है, मुलायम है। कभी रूट को उखाड़ के देखिए तो रूट में जो आखिरी हिस्सा होगा बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो दिस इज टेंडर, मतलब बहुत कोमल है, बहुत मुलायम है। और ये जो कोमल वाला हिस्सा है यही सबसे आगे है, जो ग्रो कर रहा है और सॉइल के अंदर अपनी जगह बना रहा है। ये तो ग्रो करता जाएगा, मिट्टी के अंदर घुसता जाएगा, रूट बढ़ती चली जाएगी। और मिट्टी देखो कितनी कड़ी है, उस कड़ी मिट्टी के अंदर ये मुलायम सा अपेक्स अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो डैमेज हो सकता है। तो भैया इसको बचाने के लिए, इस टेंडर अपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर बेटा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। नेचर ने एक स्ट्रक्चर यहां पर ऐसे लगा दिया है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज रूट कैप। रूट के ऊपर एक कैप लगा दिया गया, टोपी पहना दी गई, एंड दिस रूट कैप इज थिम्बल लाइक। थिम्बल लाइक, थिम्बल जो होता है ये बेटा एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है जो अंगूठे में पहना जाता है। तो आप अंगूठे की तरह भी समझ सकते हो। तो अंगूठे की तरह का स्ट्रक्चर है रूट कैप। एनसीईआरटी लिखा थिम्बल लाइक, तो आपको थिम्बल लाइक याद करना है। और रूट कैप का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। किसको, टेंडर अपेक्स को, जब ये सॉइल के अंदर अपना रास्ता बनाएगा ग्रोथ के दौरान। तो रूट कैप का काम क्या हो गया, यहां अगले पेज पे लिखते हैं। रूट कैप, रूट कैप प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स, टेंडर अपेक्स ऑफ रूट। टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, पहली चीज। दूसरी बात, ये तो रूट कैप हो गया। अब रूट कैप से थोड़ा सा और बेस की तरफ चलेंगे। तो जब बेस की तरफ चलेंगे तो कहेंगे भैया प्रॉक्सिमल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, प्रॉक्सिमल। अगर बेस से ऐसे चलेंगे, दूर जाएंगे, तो कहेंगे डिस्टल। और बेस की तरफ जाएंगे तो कहेंगे प्रॉक्सिमल। जैसे ये मेरा हाथ है, अब ये मेरी बॉडी का सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। अगर मैं अपने हाथ से ऐसे इस तरफ चलूंगा तो कहूंगा प्रॉक्सिमल, ऐसे जाऊंगा तो कहूंगा डिस्टल। जैसे मैं कहूं भैया मेरा ये जो हाथ है और ये मेरी आर्म है, ठीक है, मैं कहूं आर्म में और मेरे हैंड में कौन बॉडी के प्रॉक्सिमल है, तो मेरा जो आर्म है वो प्रॉक्सिमल है, ये जो हैंड है डिस्टल है, दूर है। और ये दूर कहां से ले रहे हैं, सेंटर से बॉडी के। बात को समझ में आ रही। जैसे मैं कहूं भैया ये मेरी उंगली में 3 डिजिट हैं, इन 3 डिजिट में, इस डिजिट में और इस डिजिट में कौन प्रॉक्सिमल है, तो ये प्रॉक्सिमल ये वाली हो जाएगी, ये डिस्टल हो जाएगी। यहां पर बेस से आपको देखना है, बेस की तरफ चलोगे तो प्रॉक्सिमल, बेस से अवे चलोगे तो डिस्टल कहोगे। तो प्रॉक्सिमली हम लोग चल रहे हैं। तो अगला जो रीजन है बेटा, यहां पर अगला जो रीजन है, रूट कैप के बाद कुछ मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर एक रीजन मिलता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है,
दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। ठीक है, इससे और प्रॉक्सिमली चलें, इससे और प्रॉक्सिमल चलेंगे बेटा, तो यहां पर ये देखिए, ये जो सेल आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, है ना, ये जो मैं बना के दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इसके बाद और ऊपर चलेंगे प्रॉक्सिमली, तो यहां पर जो रीजन मिलेगा बेटा, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यानी अगर अपेक्स से हम बेस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले रूट कैप मिलेगी, रूट कैप के बाद रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्लियर है बात? एनसीईआरटी डायग्राम दे रखा है आपको। अब रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी की खास बात क्या है, जरा देखिएगा। रीजन ऑफ रीजन ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी में बेटा जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर स्मॉल, सेल छोटी छोटी हैं, सेल्स आर स्मॉल। इसके अलावा इनमें क्या खास बात है, डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन वॉल, इनकी सेल वॉल पतली है, थिन वॉल एंड डिवाइड रिपीटेडली। मेरिस्टम का मतलब ही होता है सेल डिवीजन, तो ये सेल बहुत तेजी के साथ डिवाइड करती हैं। कौन सी सेल? जो मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के रीजन में सेल हैं, वो बहुत छोटी हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है उनके अंदर, काफी ज्यादा मात्रा में उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और डिवाइड रिपीटेडली, ये बार बार डिवाइड कर रहे हैं, रिपीटेडली, रिपीटेडली डिवाइड, रिपीटेडली मतलब बार बार वो सेल डिवाइड कर रहे हैं, और मेरिस्टम का मतलब डिवीजन से ही होता है। तो मेरिस्टमैटिक रीजन में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, साइटोप्लाज्म की जगह आपको प्रोटोप्लाज्म भी दे सकता है, तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। अगला रीजन कौन सा है बेटा? अगला रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन। और अगर यहां देखें तो यहां पर सेल इलोंगेट हो गई, लंबी हो गई हैं, तो जो रीजन ऑफ इलोंगेशन की सेल है बेटा, वो इलोंगेट हो गई हैं, और इलोंगेट होने की वजह से रूट लंबाई में बढ़ती है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन की अगर बात की जाए, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन की खास बात क्या है? दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, यानी ये वो रीजन है जिसके द्वारा प्लांट की रूट की लंबाई बढ़ती है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। क्लियर है बात? अब जो इलोंगेशन रीजन है बेटा, इसके प्रॉक्सिमली और चलोगे आप, तो अब जो रीजन आपको मिलेगा बेटा, दिस इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। और यहाँ की जो सेल है बेटा, वो मैच्योर हो गई है। मैच्योर होने का मतलब है बेटा कि ये सेल अब डिवाइड नहीं करेंगी, और ये जो सेल है बेटा, इन सेल से ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन की सेल है बेटा, यहां से यूनिसेलुलर रूट हेयर निकलेंगे ऐसे, ये देखिए, ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स, दीज आर रूट हेयर्स। एग्जाम में सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि रूट हेयर किस रीजन से निकलते हैं, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं, रूट हेयर रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं।
रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन की सेल मैच्योर हो चुकी हैं। मैच्योर होने का मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगी। और रीजन ऑफ मैचुरेशन से बेटा रूट हेयर एराइज करते हैं, रूट हेयर्स एराइज। और ये जो रूट हेयर होते हैं बेटा, दीज आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल के बने स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेशन। और ये जो रूट हेयर होते हैं बेटा, इनका काम होता है, रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सर अभी तो ये काम आपने बताया था कि रूट का होता है, बिल्कुल रूट का काम सबसे मेन यही बताया गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। लेकिन जो काम रूट का बताया गया वो एक्चुअली रूट हेयर का काम है। भैया जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, जो रूट कैप है, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम रूट हेयर एक्चुअली करेंगे। तो हम भले ही कहते हैं कि रूट एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन एक्चुअली ये काम रूट में पाई जाने वाली रूट हेयर के द्वारा होता है। और रूट हेयर रीजन ऑफ इलोंगेशन में पाए जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया रीजंस ऑफ द रूट। इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर से क्या ध्यान रखना है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करती, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रीजन ऑफ इलोंगेशन के द्वारा रूट लेंथ में इंक्रीज करती है। और रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर निकलते हैं, जो कि यूनिसेलुलर इलोंगेशन है। और ये स्ट्रक्चर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में है। दिस इज मॉडिफिकेशंस। तो 5.1.2 मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, रूट के मॉडिफिकेशंस। अब रूट कई सारे अलग अलग काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। भैया मेन काम तो हमें पता है कि ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है ना, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अलावा इनके और भी कई सारे काम हैं। तो किस किस काम के लिए मॉडिफाई होती हैं? मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन है बेटा वो किस किस काम के लिए हो सकते हैं? मॉडिफिकेशन हो सकते हैं जैसे स्टोरेज के लिए, स्टोरेज। मॉडिफिकेशन हो सकता है बेटा सपोर्ट के लिए, सपोर्ट। मॉडिफिकेशन हो सकता है बेटा रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन। मॉडिफिकेशन हो सकता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो आप देखिए इतने सारे एडिशनल वर्क करने के लिए रूट मॉडिफिकेशन करती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी करने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए। स्टोरेज में कैरेट याद कर सकते हो, सपोर्ट में सुगरकेन याद कर सकते हो, रेस्पिरेशन में राइजोफोरा याद करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेगुमिनस रूट आप याद कर लो। अब यहां पर एक एक करके पढ़ते हैं, स्टोरेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरेज, स्टोरेज। अगर रूट स्टोरेज का काम करेगी, अगर रूट स्टोरेज का काम करेगी तो ऐसी रूट को कहेंगे फ्लैशी रूट। क्या नाम देंगे बेटा? फ्लैशी रूट। केवल रूट ही नहीं, स्टेम भी अगर स्टोरेज का काम करेगा तो स्टेम को फ्लैशी स्टेम बोलेंगे। लीफ स्टोरेज करेगी तो उसे फ्लैशी लीव्स बोलेंगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्टोरेज कर रहा है तो उसे फ्लैशी नाम दिया जाएगा या सकुलेंट नाम दिया जाएगा। फ्लैशी आप कह सकते हैं या फिर सकुलेंट कह सकते हैं, सकुलेंट। तो फ्लैशी और सकुलेंट। अब फ्लैशी रूट कौन कौन सी बेटा? फ्लैशी रूट बेटा हो सकती हैं टैप, टैप रूट भी फ्लैशी हो सकती हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस भी हो सकती है फ्लैशी।
मतलब टैप रूट भी फूड स्टोर करने का काम कर सकती हैं और एडवेंटिशियस रूट भी फूड स्टोर करने का काम कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, तो एग्जाम्पल है टैप रूट का, एग्जाम्पल है बेटा, टैप रूट का एग्जाम्पल है कैरट, गाजर, टर्निप, शलजम। तो कैरट और टर्निप में जो टैप रूट होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। और एडवेंटिशियस की बात करें बेटा तो यहां पर स्वीट पोटैटो, चैप्टर 1 में याद होगा आपको, स्वीट पोटैटो, कान्वोल्यूलेसी फैमिली, स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस, एस्परगस। तो स्वीट पोटैटो और एस्परगस में एडवेंटिशियस रूट फूड को स्टोर करती हैं और कैरट और टर्निप में टैप रूट फूड को स्टोर करती हैं। 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, कुछ के डायग्राम भी आपको दे रखे हैं। तो डायग्राम में कैरट, टर्निप, एस्परगस आपको दिखाई देगा। ये तो बात होगी भैया स्टोरेज के बारे में। सेकंड चलते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट, कई सारी रूट ऐसी हैं बेटा जो सपोर्ट देने का काम करती हैं। सपोर्ट वाली 2 रूट आपके सिलेबस में है, एक का नाम है प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स, और दूसरी रूट है बेटा स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। जो प्रॉप रूट है बेटा, प्रॉप रूट जो है ये आपको मिलेंगी पानियन में, बरगद में, पानियन, पानियन। और जो स्टिल्ट रूट है ये सपोर्ट देने का काम करेंगी, ये मिलेंगी मेज यानी मक्के में, मेज एंड सुगर केन, गन्ने में। एग्जाम्पल बहुत सारे तो आपको ध्यान रखने हैं। प्रॉप रूट बानियन में, और जो प्रॉप रूट है बेटा इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी दिया हुआ और आपने देखा भी होगा कि बरगद के पेड़ में जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनको सपोर्ट देने के लिए कुछ उनसे हैंगिंग रूट निकल आती हैं। ये जो प्रॉप रूट आप इनको हैंगिंग रूट भी कह सकते हैं, दिस आर हैंगिंग रूट, हैंगिंग रूट्स। और ये रूट बेटा प्लांट की बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती हैं बरगद के पेड़ की, बहुत विशाल पेड़ बरगद का होता है, तो उसकी मोटी मोटी टहनियों को सपोर्ट देने के लिए प्रॉप रूट स्टेम से हैंग कर जाती हैं और जमीन तक पहुंच जाती हैं। स्टिल्ट रूट, मेज और सुगरकेन, मक्के और गन्ना, आपने दोनों ही प्लांट देखे होंगे। गन्ना तो खास तौर से आपने देखा होगा जहां रस वस निकालते गन्ने का पेड़ लगा रहता है। अब गन्ने के पेड़ को ध्यान से देखिएगा, उसका नीचे का जो हिस्सा होता है, तो नीचे का जो हिस्सा गन्ने का होता है बेटा, आप उसको ध्यान से देखेंगे अगर ऐसे इस तरीके से, तो ये देखो यहां पर ये सॉइल है मान लो। अब सॉइल है और गन्ना जो है ये मोनोकॉट का मेंबर है। मोनोकॉट है तो बेटा यहां पर फाइब्रस रूट पाई जाएंगी, बेस ऑफ स्टेम से ऐसे फाइब्रस रूट निकली होंगी। लेकिन गन्ने का पेड़ तो बहुत लंबा है और फाइब्रस रूट इतनी मजबूत नहीं कि गन्ने को खड़ा रख पाए। तो इसके लिए क्या होगा बेटा कि गन्ने में जो ये लोअर नोड होते हैं, क्या होते हैं लोअर नोड, ये वाले गन्ने में जो लोअर नोड्स होते हैं, ये सब नोड बना के दिखा रहे हैं बेटा आपको, है ना। ये जो लोअर नोड हैं, लोअर नोड्स, इन लोअर नोड से ऐसे रूट निकल आती हैं और ये रूट सॉइल के अंदर चली जाती हैं इस तरीके से, ऐसे। और ये भी प्लांट को सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम तो है ही है, ये नोड से और रूट निकल आए, इन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट लोअर नोड से निकलती, जबकि फाइब्रस रूट सिस्टम बेस ऑफ स्टेम से राइज करता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो स्टिल्ट रूट जो है बेटा ये लोअर नोड से अराइज करती हैं और मेज और सुगर केन को सपोर्ट देने का काम करती है, मेज और सुगर केन को सपोर्ट देने का काम करती हैं, ठीक है। तीसरा क्या बताया था आपको, तीसरा बताया था रेस्पिरेशन। तो चलिए रेस्पिरेशन हेडिंग डाल लेते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए बेटा जो रूट है ये पाई जाती हैं, एक प्लांट है उसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, राइजोफोरा। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, यही आपसे पूछेगा, राइजोफोरा।
राइजोफोरा नाम का जो प्लांट है बेटा, ये ग्रो करता है स्वैम्पी एरिया में, ग्रो इन स्वैम्पी एरिया, जो दलदल वाला क्षेत्र है, स्वैम्पी एरिया जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं उनमें ग्रो करता है। अब दलदल में प्लांट ग्रो कर रहा है बेटा, तो दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, और अगर दलदल में प्लांट की रूट है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए भैया। कोई भी सेल अगर है प्लांट की, उससे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दलदल में ऑक्सीजन की कमी है, देखिए जरा यहाँ, ये मान लीजिए राइजोफोरा प्लांट है और ये दलदल है, ये दलदल है। दलदल में इस प्लांट की ये रूट है यहाँ पर, है ना, ये रूट है, मेन रूट जो टैप रूट है इसकी। अब दलदल में ऑक्सीजन की कमी, तो ये रूट की सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो रूट है बेटा, रूट तो नॉर्मली ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती है, लेकिन यहाँ पर इस प्लांट की कुछ रूट जो होती हैं बेटा, वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं और दलदल से ऐसे बाहर निकल आती हैं। ये रूट दलदल से बाहर निकल आ रहे हैं। इन रूट को कहते हैं बेटा न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं? इन रूट को कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है। न्यूमैटोफोर वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही हैं, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही हैं। और इन न्यूमैटोफोर्स में बेटा छोटे छोटे पोर होते हैं, और उन पोर की मदद से ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को लेते हैं और इस ऑक्सीजन को रूट तक पहुंचा देते हैं। यानी ये जो निमेटोफोर नाम की रूट है, ये ऑक्सीजन को प्राप्त करने में मदद करती हैं। जो निमेटोफोर्स हैं, निमेटोफोर, तो स्वैम्पी एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं, और इनमें जो रूट उनका नाम है न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स। और न्यूमैटोफोर का काम क्या है? हेल्प, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में हेल्प करती हैं। और चौथा जो मॉडिफिकेशन है, दिस इज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सारी बात हमने इस पे की है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बताइए पहले तो। क्या बताया था मैंने चैप्टर 2 में? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बताया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगुमिनस प्लांट की रूट में होता है। लेगुमिनस प्लांट की रूट में होता है, लेगुमिनस प्लांट की रूट में। और लेगुमिनस प्लांट की रूट में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मोनेरा के अंदर। क्योंकि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया मोनेरा के मेंबर, तो वहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया रूट, रूट के टाइप, रूट के फंक्शन, रूट के रीजन, रूट के मॉडिफिकेशन। रूट के मॉडिफिकेशन नई एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, लेकिन जो कि नीट के सिलेबस में है, इसलिए मैंने आपको पूरा टॉपिक यहां पर पढ़ा दिया है। अब एक बार एनसीईआरटी से इसकी पूरी रीडिंग करेंगे कि एनसीईआरटी ने इस पूरे टॉपिक को किस तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए एनसीईआरटी टू द पॉइंट में चलते हैं। कैथरीन इसाऊ से स्टार्ट करते हैं यहां पर कहानी। Catherine Isau was born in Ukraine in 1898. She studied agriculture in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 in United States, USA, जिसे आप अमेरिका कहते हैं. She reported in her early publication that the curly top virus spread through a plant via food conducting or phloem tissues. डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954, है ना? और द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाउ वाज पब्लिश्ड इन 1960. इट वाज रिफर्ड टू एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी. इट इज encyclopedia. In 1957 he was elected to the National Academy of Sciences, becoming the sixth woman to receive that honor. In addition to this prestigious award, she received the National Medal of
signs from President George Bush in 1989. When Catherine Isau died in the year 1997, Peter Rowan, director of anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. अभी यहाँ जो सवाल आया वो एनाटॉमी का ही पूछा गया है कि कैथरीन इसाऊ का रिलेशन किससे है? प्लांट एनाटॉमी से। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं। क्या कह रहे हैं? द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट मतलब टेडोजिम्नोएंजियो विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। करे जो इतने सारे पौधे हैं उनके देख के हम आश्चर्यचकित होते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म shows such a large diversity in external structure or morphology, they all are characterized by presence of root, stem, leaf, flower and fruit. In chapter 2 and 3 we talked about classification of plant based on morphological and other characteristic. आप देखिए चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में पहले आपको आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ाया गया। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, we need to know standard technical terms. वही हम सीख रहे हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस, स्टिल्ट, प्रॉप, ये सब टेक्निकल वर्ड हम सीख रहे हैं। एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि उनका मीनिंग क्या है, जैसे टैप रूट तो उसका मीनिंग क्या है। वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट, क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे रूट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके फूड को स्टोर करना शुरू किया, कहीं रेस्पिरेशन करना शुरू किया, तो दीज आर वेरिएशन फाउंड एज एडॉप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट। एग्जांपल, एडॉप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, अलग अलग तरह के एडॉप्टेशन किए। कैरेट और टर्निप ने स्टोरेज करने के लिए एडॉप्टेशन कर लिया, एक्सेट्रा। इफ यू पुल आउट एनी वीड का मतलब कोई खरपतवार अगर आप उखाड़ लें, you will see that all of them have root, stem and leaves. They may be bearing flower and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground form the shoot system. ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। रूट सिस्टम में रूट आ जाएगी और शूट सिस्टम में बाकी सब चीजें, नोड, इंटरनोड, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, बड, जितनी चीजें हैं रूट के अलावा वो सब शूट सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो दो पार्ट हो गए। अब रूट की कहानी पढ़ते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। ये प्राइमरी रूट है जो है ना, मेन रूट जिसको लिखा हुआ है, ये सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इट बियर लैटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, ये लैटरल रूट निकल आए, सेकेंडरी, टर्शरी। अब क्या करें, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। प्राइमरी रूट की ब्रांचेस क्या है, लैटरल्स या सेकेंडरी एंड टर्सरी, कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। इन मोनोकॉट प्लांट primary root is short lived and is replaced by large number of root. These root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant। ये देखिए fibrous root system दिखाई दे रहा है। In some plant like grass, monstera and the banyan tree, roots arise from part of plant other than radical and called adventitious root। यहाँ पर आपको adventitious root दिखाई भी दे रही है, आप देखिए नोड से यहाँ पर रूट निकल रही। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट system are the absorption of water and mineral from the soil, provide a proper anchorage to the plant part, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator, जिन्हें पीजीआर के नाम से या प्लांट हार्मोन्स के नाम से आप जानते हैं। रीजंस ऑफ द रूट की बात कर लेते हैं। तो रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला रूट कैप दिखाई दे रहा है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, और यहाँ से रूट के निकले दिखाई दे रहे हैं। The root is covered at apex by a thimble-like structure called root cap. It protects the tender apex of root as it makes its way through the soil. A few millimeter above the root cap, the region of the meristematic activity, the cells of this region are very small, thin walled, उनकी सेल वॉल बहुत पतली होगी, with dense cytoplasm, they divide repeatedly.
द सेल्स प्रोक्सिमल मतलब बेस की तरफ, proximal to the region of meristematic activity undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of root in length. This region is called the region of elongation. ठीक है, region of elongation. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation called the region of maturation. है ना, करें यहाँ पर जो सेल मैच्योर हो रही हैं, मैच्योर होने का मतलब अब इनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं बचेगी. फ्रॉम दिस रीजन यानी मैचुरेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट, बहुत ही मुलायम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स एंड दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये टॉपिक एनसीईआरटी से डिलीटेड है लेकिन नीट में इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग. रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. They are modified for support, storage of food and the respiration. जैसे tap root of carrot and turnip and adventitious root of sweet potato. लिखा यहाँ पर जरूर एनसीईआरटी ने, लेकिन डायग्राम में एस्परागस भी दिखाया गया स्टोरेज के लिए. देखिए तो टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड एस्परागस. कैरेट और टर्निप टैप रूट हो गए और स्वीट पोटैटो और एस्परागस जो हो गए वो एडवेंटिशियस हो गए. गेट स्वेलन, फूल जाते हैं एंड स्टोर फूड. Have you ever wondered what those hanging structure support a banyan tree? These are called prop roots, है ना, banyan tree में. Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower node of the stem. These are called stilt root. In some plant, such as Rhizophora, growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots called nematophore help to get oxygen for respiration. इसका डायग्राम भी यहाँ पर आपको, ये निमेटोफोर आपको दिखाई दे रहा है ना राइजोफोरा के अंदर. तो ये टॉपिक हो गया बेटा आज रूट का. और अब हम रूट में सफल सवालों में चलते हैं और सफल सवालों में सबसे पहले पीवाईक्यूज की बात करते हैं. साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. जब कह रहे एक्सटर्नल फॉर्म तो मतलब मॉर्फोलॉजी. इन अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम टिप अपवर्ड, टिप से शुरू करना है. द फोर जोन अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. तो सबसे पहले क्या मिलेगा, टिप से शुरू करोगे तो रूट कैप मिलेगा, सेल डिवीजन वाला जोन, सेल इनलार्जमेंट और उसके बाद सेल मैचुरेशन. तो ये सही आंसर हो जाएगा. The stem of maize and sugarcane have support root coming out of lower node of stem. They are called, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, stilt root के नाम से हम लोग जानते हैं. Select the correct statement. From the region of elongation, some of the epidermal cell form root hair. नहीं बेटा, root hair region of maturation से निकलेंगे. Nematophore are seen in the rhizophora, सही है. Adventitious root are seen in the banyan tree, सही बात है. Grass monster banyan में. Maize and sugarcane है, prop root नहीं, stilt root होती हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट है बी एंड सी, फोर्थ ऑप्शन दिया गया. फाइब्रस रूट सिस्टम ऑफ वीट डेवलप फ्रॉम. फाइब्रस रूट सिस्टम कहां से डेवलप होता है, बेस ऑफ स्टेम से. रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, नीट 17 में पूछा गया था, रूट हेयर कहां से डेवलप होते हैं, मैचुरेशन से, रीजन ऑफ मैचुरेशन. स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, नीट 2018 का सवाल है. स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो एंड एस्परागस. The root that originate from the base of stem, ये देखिए नीट 2020, बेस ऑफ स्टेम से कौन निकलता है बेटा, दिस इज द फाइब्रस रूट्स. ये आपके पीवाईक्यूज हो गए. अब चलते हैं वाईपीक्यू पे. वाईपीक्यू पे चलते हैं. पहला सवाल, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी. देयर इज मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट. रूट में जो ग्रोथ हो रही है किसकी वजह से हो रही है, एट जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन. निमेटोफोर आर यूजफुल इन, किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में. निमेटोफोर और ब्रीदिंग रूट अकर इन कहां पाए जाते हैं, प्लांट ग्रोविंग इन स्वैम्पी एरियाज. प्लांट लाइक राइजोफोरा एंड एविसिनिया ग्रो इन सी शोर, समुद्र के किनारे स्वैम्पी एरिया में. अंडर सलाइन कंडीशन फॉर दिस दे हैव ए स्पेशल रूट फॉर रेस्पिरेशन विच आर कॉल्ड निमेटोफोर कहते हैं इन्हें. इन स्वीट पोटैटो द फूड इज स्टोर्ड इन, स्वीट पोटैटो में फूड कहां स्टोर होता है, एडवेंटिशियस रूट के अंदर. अ रूट इज एडवेंटिशियस व्हेन इट इज, रूट को एडवेंटिशियस कब कहेंगे, जब
फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, जब ये रेडिकल से अराइज करेगी, ये हो गई आंसर की। तो आज के इस लेक्चर में हमने कैथरीन ईसाऊ के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन हमने लिया और साथ ही साथ रूट का टॉपिक भी हमने कवर किया। मॉर्फोलॉजी तो एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, इसलिए शुरुआत से जैसे मैं आपको बता रहा हूं उन एग्जाम्पल को आप रिवाइज करते चलेंगे। जैसे टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल एग्जाम्पल मस्टर्ड, फाइब्रस रूट सिस्टम में वीट, एडवेंटिसेस में ग्रास मॉन्स्ट्रा, बानियन ध्यान रखना है। फिर मॉडिफिकेशन में चलो तो स्टोरेज में टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिसेस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस, क्रॉप रूट में बानियन हो गया, स्टिल्ट रूट में मेज सुगर केन हो गया, निमेटोफोर राइजोफोरा, खत्म। इतनी सी बात है यार। अब इसी में बच्चा रायता इतना बनाता है, इतनी कहानी बनाता है, सर इतना एग्जाम्पल कैसे याद करें? अरे जैसे मैंने याद किया वैसे तुम भी याद कर लो, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। इसे तो रिवीजन की हम बात रोज करते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ बायोनीट से, अपने आप चीजें आने लगेंगी आपको। बाकी हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। अगले लेक्चर में स्टेम टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।